बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम कवर करेंगे कुछ कमांड्स, सिस्टम कॉल्स को और ऑपरेटिंग प्रोसेसेस के कॉन्सेप्ट को और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेट सिस्टम कॉल क्या होती है। जो फोर्क सिस्टम कॉल थी वो हमने लास्ट लेक्चर में उसका सैम्पल कोड देखा था और उसको डिटेल में समझा था। अभी हम वेट सिस्टम कॉल को डिटेल में समझते हैं। जो ऑलरेडी हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं वेट सिस्टम कॉल से रिलेटेड, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो पेरेंट प्रोसेस होता है वो वेट कमांड देता है कि वो अपनी एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है टिल द टाइम द चाइल्ड इज़ कंप्लीटेड और टर्मिनेटेड। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है वेट सिस्टम कॉल का। लेकिन इसको डिटेल में देखते हैं। द वेट सिस्टम कॉल सस्पेंड्स द कॉलिंग प्रोसेस अंटिल वन ऑफ द इमीडिएट चिल्ड्रन टर्मिनेट। तो अगर हमारी ये कॉल्स सक्सेसफुल हो जाती है तो प्रोसेस आईडी ऑफ द चाइल्ड रिटर्न हो जाती है पेरेंट को, और फिर पेरेंट को पता चल जाता है कि फ़लान चाइल्ड जो है वो ख़त्म हो चुका है और पेरेंट अपनी एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर देता है। इफ़ द पेरेंट टर्मिनेट्स हाउएवर ऑल हिज चिल्ड्रन हैव असाइन्ड ए न्यू पेरेंट द इनिट प्रोसेस। ये भी हमने देखा था कि अगर पेरेंट ही टर्मिनेट हो जाता है तो कुछ सिस्टम में ऐसा होता है कि चाइल्ड भी साथ ही टर्मिनेट हो जाते हैं, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता है कि एक इनिट प्रोसेस होता है वो उसका नया पेरेंट बन जाता है जो तमाम चिल्ड्रन होते हैं उस पेरेंट के। तो चिल्ड्रन को का ये क्यों पेरेंट नया बनता है, ताकि अपना स्टेटस, अपना कोड, अपनी एग्जीक्यूशन के स्टेटिस्टिक्स वो इस पेरेंट को भेज सके। तो अब हम देखते हैं कि साइनॉप्सिस ऑफ द वेट सिस्टम कॉल क्या है। हमारे पास सबसे पहले टाइप्स नाम की हेडर फाइल है जो सिस्टम फोल्डर के अंदर मौजूद है, हम उसको इंक्लूड करते हैं। और क्योंकि हमने वेट सिस्टम कॉल यूज़ करनी है तो वेट नाम की हेडर फाइल भी सिस्टम फाइल्स के अंदर मौजूद हैं, हम उनको इंक्लूड करते हैं। फिर हमारा एक इंटीजर टाइप है PIDT, ये हमारे पास प्रोसेस आईडी रिटर्न करता है। हमने ये टाइप इनिशिएट की और वेट फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। फंक्शन के अंदर हमारे पास इंटीजर स्टैट लोकेशन पास हो रहा है जो कि एज अ पॉइंटर पास हो रहा है। तो ये इसका साइनॉप्सिस है अगर आप इसको गौर से देखें तो। अच्छा, अब नया कॉन्सेप्ट है ज़ॉम्बी प्रोसेस। इसकी एग्जांपल सर ने इस तरह समझाई है कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, तो जब उसका पैकअप टाइम होता है, उसकी छुट्टी हो जाती है, तो स्कूल से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके पेरेंट उसको लेने नहीं आए होते। वो बच्चा जो है वो उसने वहाँ खड़ा रहता है। डैट चाइल्ड इज़ अ ज़ॉम्बी। तो कंप्यूटर सिस्टम में ज़ॉम्बी प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो टर्मिनेट हो गया लेकिन उसका एग्जिट स्टेटस अभी तक रिसीव नहीं हुआ बाय इट्स पेरेंट और बाय इनिट। या तो उसका पेरेंट था, उसको एग्जिट प्रोसेस का उसकी स्टेटस जाना चाहिए था एग्जिट का, या फिर जो अगर पेरेंट टर्मिनेट हो गया था तो इनिट प्रोसेस को पता चलना चाहिए था कि वो चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है। अब हम एक सैम्पल कोड देखते हैं जिसके अंदर हमें यूज़ दिखाया गया है फोर्क और वेट सिस्टम कॉल का। तो फोर्क का तो पहले हम देख चुके थे ऑलरेडी कि हमारे पास क्या होता है कि एक फोर्क नाम का इंटीजर डिक्लेयर होता है जिसके अंदर फिर सॉरी प्रोसेस आईडी नाम का इंटीजर डिक्लेयर होता है जिसके अंदर हम फोर फंक्शन का जो आईडी होती है वो इसके अंदर सेंड हो जाती है। अगर ये -1 के इक्वल है तो इसका मतलब हमारा फोर्क फेल हो गया। अगर ये 0 के इक्वल है इसका मतलब हमने चाइल्ड का प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है। और अगर ये चाइल्ड प्रोसेस आईडी के इक्वल है स्ट्रिंग फोर्क तो इसका मतलब चाइल्ड टर्मिनेट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, अब हमने पेरेंट को एग्जीक्यूट करना है। अब इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है इस कोड के अंदर कि हमारे पास एक नया इंटीजर डिक्लेयर हुआ है स्टेटस, और हमारे पास एक फंक्शन कॉल न्यू इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है वेट एंड स्टेटस। यहाँ पे क्या होगा कि जब पेरेंट के कोड पे आएंगे तो पेरेंट का जो कोड है ये वेट करेगा टिल द टाइम चाइल्ड इज फिनिशेस। जब चाइल्ड फिनिश करेगा तब ये वेट का फंक्शन बताएगा पेरेंट को कि अब चाइल्ड फिनिश कर चुका है, अब आप अपना जो कोड एग्जीक्यूट कर दो। और ये कोड जो है वेल डन किड, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जिट 0 का मतलब है कि आप विदाउट एरर एग्जिट हो जाएं। अगर इसमें हम एग्जिट 1 लिखते तो देर वॉज सम एरर। एग्जिट 0 का मतलब है कि विद रिटर्न वैल्यू 0 आप एग्जिट हो जाएं, हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हमारे पास वेट के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम कॉल है दैट इज़ एग्जीक्यूट LP। बेसिकली एग्जीक्यूट LP का मतलब है कि ये एक पाथ फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, पाथ नेम फाइल को। तो क्या होता है कि एक फ़ाइल होती है, ऐसी फ़ाइल होती है या ऐसा फंक्शन होता है जो बेसिकली बाइनरी फाइल को लोड कर देता है उस फाइल के अंदर, और एक नए जो उस पुराना प्रोसेस था उसकी मेमोरी को डिलीट कर देता है। उसके मेमोरी इमेज को डिलीट करने के बाद जो नया प्रोसेस है उसके मेमोरी इमेज को वहाँ पर अपलोड कर देता है। तो बेसिकली ये सिस्टम कॉल का यूज़ होता है। जो बुक में लिखा है इसको हम देखते हैं कि ये बुक में क्या लिखा हुआ है। जो हमारे पास एग्जीक्यूट LP सिस्टम कॉल है ये फोर्क कॉल के बाद यूज़ होती है। फोर्क कॉल हमारी इनिशिएट हुई जिसने एक पेरेंट ने चाइल्ड बनाया, ठीक है। तो अब चाइल्ड ख़त्म हो रहा है, ये चाइल्ड को पेरेंट को ख़त्म कर रहे हैं, तो जो दोनों में से एक प्रोसेस है वो रिप्लेस करना चाहता है प्रोसेस मेमोरी स्पेस विद द न्यू प्रोग्राम, ठीक है। जैसे चाइल्ड को नॉर्मली फोर्क कॉल के अंदर क्या होता है कि पेरेंट का कॉपी पेस्ट ही उसको मिल जाता है, जो पेरेंट की एड्रेस स्पेस होती है वही चाइल्ड को मिल जाती है। लेकिन हमने एक और चीज़ एड्रेस
स्पेस के अंदर पढ़ी थी कि दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि जो चाइल्ड है वो अपना प्रोग्राम लोड करे। तो चाइल्ड ने जब अपना प्रोग्राम लोड करना है तो चाइल्ड के अंदर हम एग्जीक्यूट एलपी का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं कि वो पेरेंट से जो डाटा सारा आया था उसको डिलीट कर देता है और अपना एक नया प्रोग्राम लोड कर देता है प्रोसेस की मेमोरी स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो न्यू प्रोसेस इमेज होता है ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है ऑर्डिनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल से जो हमने इस फंक्शन के अंदर पास की होती है। ये एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट फाइल भी हो सकती है या एक फाइल का डाटा भी हो सकता है फॉर ए इंटरप्रेटर। अच्छा, यहाँ से कोई रिटर्न नहीं है। अब अगर एक बार आपने चाइल्ड प्रोसेस के अंदर पेरेंट का डाटा डिलीट कर दिया और उसके अंदर न्यू प्रोग्राम लोड कर दिया तो इससे अब आप वापस नहीं जा सकते। आपने ये सोच समझ के काम करना है बिकॉज द कॉलिंग प्रोसेस इमेज इज ओवरलेड बाय द न्यू प्रोसेस इमेज, क्योंकि इमेज पुराना जो था वो डिलीट हो चुका है और नया इमेज उसकी जगह आ चुका है। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है ये मैंने बुक के अलावा भी आपको कॉन्सेप्ट इसके अंदर बताया है ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने फर्दर अपनी तरफ से भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको बताया है कि कैसे हमारे पास पेरेंट की इमेज चाइल्ड में थी वो हमने डिलीट की और न्यू प्रोग्राम हमने लोड किया। तो ये होप सो कि इससे आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी इस फंक्शन कॉल की। वरना अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ना बताता तो आप कहते कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास अगर साइनॉप्सिस देखें इसका, यानी इसके सैम्पल कोड देखें अगर हमारे पास, तो हमने एक यूनिक्स की स्टैंडर्ड हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है उसको हमने डिक्लेयर करना है, इंट रिटर्न टाइप है उसकी, और उसके अंदर हमारे पास फाइल पास होती है, आर्गूमेंट्स पास होते हैं। ठीक है, और ये फाइल बेसिकली जो होती है ये अपलोड हो रही होती है। तो इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर हम इसका कोड देखें फोर्क और एग्जीक्यूट एलपी का, तो इसके अंदर देखें कि बाकी सारा कोड वैसे ही है जो वेट और फोर्क कॉल का था। ये भी वही कोड है, ये भी वही कोड है, ये इतना भी वही कोड है, और ये भी वही कोड है इतना, और ये भी वेट सिस्टम कॉल वाला पेरेंट का वही कोड है। सिर्फ चाइल्ड के अंदर ये हुआ कि चाइल्ड ने क्या किया कि उसने चेक किया इफ़ एग्जीक्यूट एलपी बिन एलएस एलएस नल इज़ लेस देन ज़ीरो, तो उसने कर दिया एग्जीक्यूशन फेल्ड। कि उसने ट्राई किया एग्जीक्यूट एलपी करने के लिए, अगर तो वो हो जाता है तो फिर तो ठीक है, वो यहाँ से एग्जिट ज़ीरो कर दे, एग्जिट कर देगा एज ए नल ज़ीरो। लेकिन अगर उसने ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश की और जो वैल्यू है वो -1 रिटर्न हो गई है तो वो बोलेगा एग्जीक्यूशन फेल्ड हो गई है और एग्जिट एज वन कर, रिटर्न वैल्यू 1 कर दो और कोई एरर जनरेट कर दो कि भाई आपने जो एग्जीक्यूट एलपी करने की कोशिश की थी वो फेल हो चुकी है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। अगर वो नहीं फेल हुई, वो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गई है, तो फिर ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन काम कर रहा होता है। अच्छा, अब हम फोर्क और एग्जीक्यूट एलपी का अगर हम यहाँ फिगर में देखें तो एक पेरेंट था, उसने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया फोर्क, तो ये सिंपल नॉर्मल पेरेंट ऐसे ही क्रिएट कर रहा होता है। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन ये है कि हमारे पास पेरेंट ने चाइल्ड फोर क्रिएट किया लेकिन चाइल्ड अपने अंदर डाटा पेरेंट वाला डिलीट करके दूसरा डाटा लाना चाहता है। तो वो क्या करेगा, एक एलएस फाइल के अंदर से डाटा लेकर आएगा और एग्जीक्यूशन फंक्शन के ज़रिए और वो चाइल्ड के अंदर अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है कि चाइल्ड पहले तो चाइल्ड एग्जैक्ट डिटो कॉपी पेरेंट का चल रहा था, अब चाइल्ड ने अपने अंदर एक न्यू प्रोग्राम अपलोड करने की कोशिश की है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। हमारे पास ढेर सारे प्रोसेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी होते हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेस भी होते हैं। प्रोसेस इंडिपेंडेंट अगर है तो ये तभी इंडिपेंडेंट होगा जब इससे कोई और प्रोसेस इफेक्ट नहीं हो रहा है या ये किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा प्रोसेस जो डाटा शेयर कर रहा होता है दूसरे प्रोसेस के साथ उसको कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल क्रोम ओपन किया हुआ है और क्रोम के अंदर आप कोई फाइल भी अपलोड कर रहे हैं, तो फाइल अपलोड करने वाला प्रोसेस, क्रोम को ओपन करने वाला प्रोसेस, बीच में आप कर्सर मूव कर रहे हैं, ये सारे प्रोसेस आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो जब कोऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, हम एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन दूसरे से शेयर कर सकते हैं और एक इन्वायरमेंट बन जाता है जिसके अंदर कंकरेंट यूजर्स जो हैं रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपस में। उसके बाद कंप्यूटेशन स्पीड अप हो जाती है क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर टास्क है वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है, कोई किसी प्रोसेस के पास चले जाता है, कोई किसी प्रोसेस के पास चले जाता है और पैरेलल रन करते रहते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटेशन ज़्यादा तेज़ी से होती है। उसके बाद मॉड्यूलरिटी आ जाती है। मॉड्यूलरिटी का फ़ायदा ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ों में मॉड्यूलर फैशन के अंदर हमारे चीज़ मसले डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड एंड कनकर वाली स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। और अगर मसला आता है किसी एक चीज़ के अंदर तो दूसरी चीज़ उससे इफेक्ट नहीं हो रही होती। फिर कन्वीनियंस भी आ जाती है क्योंकि हर इंडिविजुअल यूज़र जो है उसके पास बहुत ज़्यादा टास्क हैं जिस पे उसने काम करना है। तो यूज़र क्या करता है
कि उसने एडिटिंग भी करनी है, प्रिंटिंग भी करनी है, कंपाइलिंग भी करनी है। तो जब उसके पास ये सारे कंकरेंट प्रोसेस एक टाइम पर रन हो रहे होंगे तो वो सारे काम मल्टीटास्किंग के ज़रिए से परफॉर्म कर सकता है। अब हमारे पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम होती है कि एक प्रोड्यूसर है, वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, और एक कंज्यूमर है जो उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रोड्यूसर उस स्पीड से चीज़ को प्रोड्यूस करे कि जिस स्पीड से कंज्यूमर इस्तेमाल भी करे। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल आपने हेडफोन लॉन्च कर दिया। अब आपके जो कस्टमर हैं वो हेडफोन बाय ही नहीं करते, वो कहते हैं हमने स्पीकर्स बाय करने हैं। आप हेडफोन बनाते रहें, आपकी कंपनी तो फ्लॉप हो जाएगी, कोई उसको खरीदेगा ही नहीं। लेकिन आप मार्केट में जाएं, देखें कंज्यूमर क्या प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदें, आप उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, कस्टमर उसको खरीदेंगे, तो फिर आपकी जो कंपनी है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यही प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट होता है आसान अल्फाज के अंदर अगर इसको बताया जाए। तो अब इसके अंदर एक बाउंडेड बफर प्रॉब्लम होती है। ये क्या कहती है कि फिक्स्ड बफर साइज़ है। बफर साइज़ से मुराद ये है कि मैंने यहाँ पे एक प्रोड्यूसर ने कोई चीज़ें बनाई, तो उसका एक वेयर हाउस है जहाँ पे वो चीज़ें रखता है। अब वेयर हाउस के बाद कंज्यूमर ने जब डिमांड की कि मुझे कोई चीज़ आइटम चाहिए, तो वेयर हाउस से उठा के उसको भेज दिया जाता है। अब ये जो वेयर हाउस है ना, इसका कोई साइज़ है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि आप चीज़ें रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं और कभी फुल नहीं होगी, नहीं। इसका फिक्स बफर साइज़ होगा और कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा। अगर वेयर हाउस ही खाली है, अब वो उसको हेडफोन चाहिए और वेयर हाउस में नहीं पड़े हुए, तो कंज्यूमर हैज़ टू वेट कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि बफर फुल हो जाए, ये जगह, ये जो वेयर हाउस है ये फुल हो जाए, तो फिर प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ेगा कि कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर ले, फिर प्रोड्यूसर अगली चीज़ प्रोड्यूस करे। तो फिक्स बफर साइज़ के अंदर ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रही होती है। तो इसको बुक में थोड़ा और तरह से लिखा है, लेकिन मैंने इसको डेली लाइफ एग्जांपल से वेयर हाउस और इस तरह करके बोल दिया। लेकिन यहाँ पे आप समझें कि बफर है दरमियान में, और यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर हैं और यहाँ पे हमारे पास कंज्यूमर है, और इस कॉन्सेप्ट को आप इसके लिहाज से रिलेट कर लें। तो इस तरह हमारे पास ये डायग्राम से उन्होंने बताया कि प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर ये फुल हो गया है तो ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये वेट करेगा कि कंज्यूमर कुछ ना कुछ कंज्यूम कर ले। जब कंज्यूम करेगा तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। अब फॉर एग्जांपल ये एम्प्टी है, तो कंज्यूमर अब इसको कंज्यूम नहीं कर सकता, प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर लेगा तभी हमारे पास ये चीज़ कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। तो ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम होती है। अब इसके लिए हमारे पास अगर हम देखें, यहाँ पे कोड शेयर हुआ हुआ है कि बफर के अंदर जो हमारे पास सिस्टम में भी बफर होता है प्रोसेसर के अंदर, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे होते हैं। क्या होता है कि एक बफर साइज़ हम डिक्लेयर कर देते हैं, वो फिक्स्ड साइज़ है 10, ठीक है, इसलिए हम उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर से मुराद क्लास कोई डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, टाइप इसकी डिफ़ाइन कर दिए हैं हमने यहाँ पर, और यहाँ पर सारी इसकी डेफिनेशंस आ जाती हैं। फिर एक आइटम बफर नाम का वेरिएबल अरे डिक्लेयर है जिसके अंदर बफर साइज हमने पास कर दिया है 10। फिर हमारे पास एक इंटीजर है इन और एक इंटीजर है आउट। ठीक है, जब हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हमारे पास इन और आउट दोनों वैल्यूज़ बराबर होती हैं तो हमारे पास बफर एम्प्टी होता है। इसका मतलब बफर एम्प्टी है। जब हमारे पास इंटीजर प्लस वन मॉडुलस बफर साइज, ठीक है, ये अगर आउट के बराबर हो जाए तो इसका मतलब हमारा बफर फुल हो चुका है, क्योंकि एक सर्कुलर बफर है। सर्कुलर बफर में क्या होता है, हम मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर देखें आप एक नंबर है 10, उसका 5 से मॉडुलस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास जीरो आंसर आएगा। मॉडुलस से मुराद जो रिमाइंडर बचता है हमारे पास, 5 टू ज़ा 10, पीछे बच गया जीरो। इस तरह 8 से अगर आप 10 का करें तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। इसी तरह अगर आप 10 का 10 से करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तब भी ज़ीरो आएगा। और अगर आप देखें तो किसी भी नंबर से जब उस मॉडुलस अगर उस नंबर 10 से या उससे छोटे नंबर से करते हैं तो हमारे पास वो नंबर या उससे छोटा नंबर ही रिटर्न हो रहा होता है। या हमने 20 से भी फॉर दैट से एक मॉडुलस करना है इस नंबर का, तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या आएगा, 20 जीरोज़ आर 20 और रिमाइंडर में 10 आ जाएगा। तो हमारे पास हमेशा मॉडुलस करने से 10 या उससे कम वैल्यू आएगी। इस तरह क्या होता है कि हमारे पास कुछ साइजेस अरेज के अवेलेबल होते हैं, तो हम उनके जो इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो एंड से वापस जाके हमारा एक सर्कुलर बनना शुरू हो जाता है। अब ऐसा टाइम आया कि हमारे दो पॉइंटर थे वो एक ही जगह पे आ गए, तो इसका मतलब हमारा बफर एम्प्टी है इस टाइम पर। और अगर ऐसा होता है कि हमारा ये वाला जो पॉइंटर है इंट प्लस वन, जब हमने इसके अंदर प्लस वन ऐड किया और मॉडुलस बफर किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अगर ये वाली वैल्यू हमारी इस आउट वाली वैल्यू के बराबर हो जाए तो ये हमारा बफर इस टाइम फुल होता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। अब हमारे पास ये कोड है जिसके अंदर प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूस कर रहा है और ये देखता है कि जब तक हमारा बफर फुल है तब आप डू नथिंग करो, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप क्या करो, बफर इन
बफर के इन वाले इंडेक्स के ऊपर प्रोड्यूस करते जाओ और इनको अपडेट करते जाओ बफर साइज़ के लिहाज से, ताकि एक सर्कुलर बफर बन जाए। जब हमारे पास कंज्यूमर प्रोसेस होता है वो चेक करता है अगर इन आउट के बराबर है, इसका मतलब हमारा बफर जो है वो एम्प्टी है, अब कंज्यूम करने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वो कहता है डू नथिंग। अगर ऐसी चीज़ नहीं है फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट कंज्यूम बफर आउट से ले रहा होता है और आउट को अपडेट कर देता है आउट प्लस वन बाय बफर साइज। जब ये इन के बराबर हो जाएगा हमारे पास ये आउट प्लस वन बफर साइज, तो इसका मतलब हमारा नहीं ये चीज़ नहीं, सॉरी, जब हमारा इन प्लस वन मॉडुलस बफर साइज आउट के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब हमारा बफर फुल हो चुका है। जब ये हमारे पास इन इज इक्वल टू आउट होगा, इसका मतलब हमारा बफर एम्प्टी हो चुका है। तो इस तरह से हमारे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से इतना नहीं है। जस्ट इसके अंदर जो आपने याद रखना है वो ये रखना है कि इन इज इक्वल टू आउट में क्या हो रहा है और इसके अंदर इन प्लस वन मॉडुलस बफर साइज इक्वल टू आउट के अंदर क्या चीज़ हो रही है। इसके ऊपर अगर मैं डिटेल में अगर जाऊँ कि कैसे हो रहा है, कैसे कैलकुलेशन हो रही है, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया मॉडुलस बेटा का। अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्कुलर बफर्स और सर्कुलर क्यूज़ वगैरह के कॉन्सेप्ट आप किसी और कोर्स के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँ, आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।